नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश। गुप्त काल भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल था। मौर्यों के बाद अगर कहें तो संपूर्ण भारत पर राजनीतिक एकता को सूत्र में बांधने वाला अगर कोई सा राजवंश था तो भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल से वर्णित किया जाता है गुप्त वंश को, या कहें कि गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य को समझने के लिए सबसे पहले आप यह पढ़ना चाहिए आपको कि इसके साहित्यिक स्रोत क्या थे। अभिलेख गुप्त राजाओं के कहां से प्राप्त होते हैं और उन अभिलेखों से किस प्रकार के प्रश्न आपको एमपीपीएससी में पूछे जाएंगे। गुप्त वंश की उत्पत्ति कहां से कैसे हुई यह अस्पष्ट है, परंतु कुछ इतिहासकारों के जो बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और उनके मत सर्वोपरि होते हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर प्रश्न उनसे पूछा जा रहा है तो उसको सर्वमान्य माना जाता है। को यह बताता है कि यह मगध के धनी जमींदारों में से एक थे जिन्होंने धीरे 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 राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया। राजवंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम को एक संस्थापक के तौर पर देखा जाता है, परंतु इसके पहले भी दो गुप्त राजाओं का विवरण प्राप्त होता है, श्रीगुप्त और घटोत्कच। इसके बाद चैप्टर आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। गुप्त साम्राज्य को एक नई पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया था तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था। इसीलिए आपको इतिहास के पन्नों में चंद्रगुप्त प्रथम परोस दिया जाता है और यह बता दिया जाता है कि यह पहला ज्ञात शासक था। ऐसा नहीं था श्री गुप्त प्रथम शासक थे और उसके बाद सेकंड थे घटोत्कच। ये वही घटोत्कच है जो कभी मध्य प्रदेश वाले भूभाग में रहा करते थे। मैं चर्चा कर रहा हूं मध्य प्रदेश का वर्तमान का एरन। ये वही एरन है जहां पर विश्व में प्रथम सती प्रथा के लेख प्राप्त होते हैं। हुन शासक तोरनमान ने जब आक्रमण किया था तो उस समय भानुगुप्त का एक लेख प्राप्त होता है और उसके वीर सेनापति का जो लेख है गोपराज का, ये प्रथम सती लेख था उस समय का। गुप्त वंश में आपको एक नया तरीका अपनाना होगा इसको पढ़ने के लिए, जहां से एग्जामिनर जो रिक्वायरमेंट है इस समय एग्जाम में पूछे जाने का उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए इसी पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या था गुप्त वंश। साहित्यिक ग्रंथों में आप देखें तो कालिदास और विशाखादत्त और भारी जैसे साहित्यकारों ने अपने ग्रंथों में गुप्त काल को एक नया स्थान दिया है, या कहें कि इनके ग्रंथों से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने कुमार संभवम में गुप्त वंश के बारे में लिखा है। कालिदास का जो नाटक है कुमार संभवम, इसमें उन्होंने और अभिज्ञानम शकुंतलम में और विक्रमवर्षम में और मालविका अग्निमित्रम, ये तीन नाटक कंटिन्यू आप लिख सकते हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञानम शकुंतलम और इसके बाद लिखे आप विक्रमोवर्षियम और मालविका अग्निमित्रम। विशाखादत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। याद रखना है, अगर प्रश्न आ रहा है कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है तो आप आंसर करेंगे विशाखादत्त की रचना है। वहीं भार्यू का कीर्तिवीर्य अर्जुन एक प्रमुख ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों से हमें एक जानकारी प्राप्त होती है और किसी साम्राज्य की प्राप्त होती है तो वह है गुप्त वंश। वहीं गुप्त काल की जो जानकारी है वह विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में भी हमें प्राप्त होती है। विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म पुराण, ये तीन ऐसे पुराण हैं जहां पर हमें साहित्यिक ग्रंथों से गुप्त वंश की उत्पत्ति को लेकर जानकारियां प्राप्त होती हैं। अभिलेखों की अगर हम चर्चा करें तो अभिलेखों में भी हम देखें, अगर ये हो गया तो इसको मैं हटा दूं यहां से, इससे आसानी होगी आपको समझने में। चलिए
देखिए अभिलेखों की अगर बात हो तो अभिलेख में आप देखेंगे यहां पर अभिलेख। अब अभिलेख में क्या है, क्या विशेषताएं अभिलेख में आपको मिल जाती है गुप्त राजाओं की। 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इलाहाबाद किले में मौर्य अशोक का स्तंभ, इलाहाबाद जो वर्तमान का प्रयागराज हो चुका है, आप लिख सकते हैं इलाहाबाद के किले में, कहां पर, किले में मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ है। इस स्तंभ में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। इसको कौन लिखवाता है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त। हाँ, ये वही समुद्रगुप्त है दोस्तों जो फुर्सत के क्षणों में, यानी कि जब आराम करने के लिए अपने सौभोग नगर एरन में आता था। इसमें उसकी विजयों का वर्णन किया गया है। प्रयाग प्रसति के नाम से इसको जाना जाता है, आपने ये इतिहास में पढ़ा होगा, प्रयाग प्रसति इस नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो लेखक था वो कौन था, यही प्रश्न भी आपसे पूछा जाए तो इसका जो राइटर था, या कहें कि जो लेख लिखने वाला व्यक्ति था, वो हरिसेन था। हरिसेन। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हमें जो गुप्त राजवंश की जानकारी देता है वह है आपका, मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा है आपका महरौली का लोहा स्तंभ, महरौली जो कि दिल्ली में है, यह है लोहा स्तंभ। इसमें क्या वर्णित किया गया, इस पर चंद्र नामक राजा की विजयों का वर्णन है। क्या लिखोगे, सेकंड वाला जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है महरौली का, इसमें चंद्र नामक राजा की विजयों का वर्णन है। चंद्र राजा यानी कि चंद्रगुप्त की विक्रमादित्य जो था उसकी जानकारियों को यहां पर बताया गया है। तीसरा है जूनागढ़ के निकट गिरनार का लेख। इस लेख में शंकनद गुप्त की शासन की जानकारियां हमें प्राप्त होती है। इन 3 लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में एक ऐसा राजवंश था जिसका साम्राज्य दूर से दूर तक फैला हुआ था। इसके बाद थर्ड चैप्टर जो आता है, इनकी कॉइन मिलना यानी कि मुद्राएं। गुप्त सम्राटों में सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त होते, मध्य प्रदेश वाले पाठ से भी मिले हैं। आगे आप पढ़ेंगे, इनमें सभी गुप्त सम्राटों के सिक्के उपलब्ध होते हैं, जहां पर उनके गोल्ड के कॉइन और सिल्वर कॉइन का प्रचलन था। इसके साथ तांबे के कॉइन भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 3 प्रकार के यहां पर मुद्राएं उन्होंने संचालित की थी, आप नोट करेंगे। पहली जो है वह है गोल्ड, सेकंड सिल्वर के जो कॉइन है वो किसके समय पर आए थे और गोल्ड के कॉइन किसने प्रचलित करवाए थे। इसके बाद है थर्ड तांबा, यानी कि तांबे के कॉइन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और मध्य प्रदेश वाले भाग में तो बड़ी मात्रा में मिले हैं, जो आगे आप पढ़ेंगे। पहली स्लाइड है, स्लाइड पर स्पीड नहीं पकड़ना है आपको, कोई बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है कि एक बुलेट ट्रेन में आप बैठ गए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। ये सफर पीसीएस स्टेट लेवल एग्जाम का है, और इसको क्रैक करने के लिए आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 घंटे भी अगर इस स्लाइड पर रुकना पड़े, और कंटेंट अगर बेहतर मिल रहा है तो बार बार पूछ कीजिए इस वीडियोस को और नोट कीजिए आप। ये एक हाई कंटेंट लेवल कहलाता है। इस तरह का कंटेंट पढ़ने के लिए आपको लाखों रुपए फीस पे आउट करनी पड़ती है, उसके बाद भी कंटेंट आपको नहीं मिल पाता है। और ये पॉइंट टू द पॉइंट है ये। हाँ, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि महरौली का जो लोहा स्तंभ है उसमें कौन से गुप्त राजा का विवरण प्राप्त होता है, उसका लेख प्राप्त होता है। यह आपसे पूछा जाएगा। कितने प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, वो कौन कौन सी थी, क्रम में पूछ लिया जाएगा। सोना, गोल्ड, चांदी या तांबा, पीतल सब लग सकता है आपके लिए। मोहरें सबसे महत्वपूर्ण होती है इस अगले पार्ट में। 2 पार्ट आपको बता चुका हूं, 3 पार्ट आपको बता दिए हैं वैसे तो, साहित्य ग्रंथ, अभिलेख और मुद्राएं। अब चौथी बात करेंगे हम सिल ठप्पों की। चलिए, तो
तो मोहरों को देखते हैं हम यहां पर। किसी भी साम्राज्य की आइडेंटिटी करने के लिए कहें कि उसके जो दस्तावेज होते हैं उस पर मोहर लगती थी। ये मोहरों का जो प्रचलन है ये वर्तमान में भी मौजूद है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स तब वेरीफाइड माना जाता है जब उस पर राज्य शासन, अब शासन नीतियां हैं हमारे यहाँ, तो सीधी सी बात है उनकी ही पद्धति को देखा जाता है। वैशाली से गुप्तकालीन मोहरें हमें प्राप्त होती है। जो मोहरें हमें प्राप्त होती है वह कहां से प्राप्त होती है? गुप्त राजाओं की वैशाली से। इस तरह से ये रियासत का दौर आया तब भी ये मोहरें हमको देखने को मिली, और यहां से रियासत तथा स्थानीय शासन प्रणाली को कैसे व्यवस्थित तरीके से चलाया जाता था उसकी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। स्मारकों की अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन अनेक स्मारक भारत में देखने को मिलेगी आपको, जिनमें तत्कालीन और धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्तकालीन स्मारकों में अगर आप देखें तो जबलपुर का विष्णु मंदिर, जो वर्तमान में कटनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है आप, तो ये बहुत ही फेमस है। विष्णु मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है और वर्तमान में आप लिख लेंगे इसको कटनी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आप भुमरा जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं भुमरा। अब भुमरा जो पड़ेगा आपको वो पड़ेगा सतना डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद शिव मंदिर नैना कुटरा, इसको नाचना कुटार भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये शिव टेम्पल है और इसको नैना कुटरा, ये पड़ेगा आपको पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। पार्वती मंदिर ये भी पन्ना में पड़ेगा। इसके अलावा सांची, बोध गया के मंदिर, कानपुर के मंदिर, इन या कहें कि इन सभी मंदिरों का जो निर्माण है वह भीतर गांव का ईंटों का मंदिर भी आदि प्रमुख है। यहां पर विदेशी यात्रियों के विवरण देखें तो चीनी यात्री फयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल पर भारत की यात्रा करता है और अपने गृह प्रांत लौटकर एक ग्रंथ को लिखता है जिसको हम नाम देते हैं, एक बड़ा वृत्तांत लिखा उसने, भारत यात्रा का वृत्तांत। भारत में वह कहां कहां गुप्त राजाओं के समय पर घूम रहा था। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि गुप्त राजाओं का जो प्रारंभिक इतिहास है वो बहुत अलग है, या कहें कि उसको लेकर कहीं ना कहीं मतभेद भी उभरते रहते हैं। कोई इनको वैश्य सिद्ध करना चाहता है, कोई इनको ब्राह्मण बताना चाहता है, परंतु जो लेख प्राप्त हुए उनमें यह सिद्ध हो गया कि ये ब्राह्मणवादी राजवंश था। और सबसे पहले रूल करने के लिए आएंगे एक नए राजा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि चंद्रगुप्त किस तरह से यहां पर अपने राजवंश के सबसे पहले शासक बनते हैं, यानी कि साम्राज्य के तौर पर अगर देखें तो स्थापित करने का श्रेय जाता है इनको। चंद्रगुप्त ने एक लिच्छवी राजकुमारी देवी से शादी की। नेपाल का तराई वाला जो पार्ट है वहां पर लिच्छवी राजाओं की एक शाखा थी, और जब ये शादी होते हैं तो उस परिवार के सदस्य हो गए। सदस्य के तौर पर चंद्रगुप्त को फर्स्ट को, यानी कि दामाद को, मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र दे दिया गया, यानी कि साकेत और प्रयाग पर अब ये रूल करने लग गए। और इस तरह से राज सत्ता अब चले जाएगी गुप्त राजाओं के पास। चंद्रगुप्त फर्स्ट 319 से 335 ईसा पूर्व इस वंश का तीसरा सबसे शक्तिशाली शासक। फर्स्ट कौन थे? तो श्री गुप्त थे, आपको फिर बता दें, और सेकंड थे घटोत्कच। गुप्त अभिलेखों से हमें यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और जिसका एक टाइटल लगाया था, जिसकी उपाधि थी महाराजाधिराज। यह टाइटल भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच के पुत्र थे, यानी कि श्री गुप्त के बाद घटोत्कच, और घटोत्कच का लड़का होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त वंश के प्रथम शासक का नाम श्री गुप्त, जो आपको मैंने बताया अभी है, और
चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत स्थापित किया था। इसको लेकर कहीं इतिहासकार मतभेद भी सामने लेकर आते हैं कि समुद्रगुप्त इसका संस्थापक था, बट यह पूरी तरह से गलत है। जो लेख प्राप्त होते हैं उनमें यह साबित हो चुका है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत को स्थापित किया था। यह संवत की स्थापना अगर आप देखें तो 1919 और 1920 ईस्वी में की थी। लिच्छवी राजकुमारी देवी से शादी की और एक बड़ा साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया। ये एक गुप्त राजा और एक प्रसिद्ध गुप्त राजा। इलाहाबाद जो लेख प्राप्त होता है उसमें समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह यहां का एक रिलेटिव रहा है। और ये भी मत आते हैं बिहार का अधिकांश जो क्षेत्र था, या कहें कि वर्तमान का जो बंगाल और उत्तर प्रदेश वाला कुछ भाग है, वह इनके साम्राज्य में सम्मिलित था। तो इस तरह से गुप्त राजाओं का एक सटीक विवरण आपको प्राप्त हो जाता है। यहां से देखिए आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जो देवी थी यानी कि जो लिच्छवी राजकुमारी थी वह कहां की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त फर्स्ट ने कुषाणों को भी हराया, यह भी जरूर याद रख लीजिएगा। इसने कुषाण शासकों को भी पराजित किया और मगध को इनके चंगुलों से इसने मुक्त कराया। अनेक लेख भी इसके स्वीकार किए जाते हैं। चंद्रगुप्त और कुमार देवी से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में आगे पढ़ेंगे, उससे पहले यह समझ लें कि हमारा मध्य प्रदेश वाला जो भूभाग था इनके आधिपत्य में कब आ गया। 34 शताब्दी आते आते गुप्त राजाओं की सत्ता का सूर्योदय होता है। मौर्य की भांति मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर ये चमकने लगते हैं। गुप्त वंश के सर्वाधिक पराक्रमी शासक समुद्रगुप्त हुए। समुद्रगुप्त 335 से लगाकर 375 भी कई बार बताया जाता है इनको लेकर, जो परफेक्ट है 380 ईसा पूर्व। मध्य तथा दक्षिणी राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त अपनी दिग्विजय यात्राओं के दौरान सागर से प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। इस अभियान के दौरान वे पूर्व विदिशा के शक सामंत श्रीधर या श्री वर्मन जो थे शक शासक, उन पर अटैक करते हैं और उनको भी अपने अधीन कर लेते हैं। और इसी विजय के उपलक्ष्य में आप देखें तो समुद्रगुप्त ने सागर जिले के एरन में एक स्मारक का निर्माण करवाया। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के द्वारा उसकी अनेक जनजातियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है, यानी कि इस समय अनेक जनजातियां भी मिलती है और उसकी विजय उनकी जानकारी भी हमें इस लेख से प्राप्त होती है। इस समय आप देखें तो खरपरिक, सनाकिनी का उल्लेख भी आता है। खरपरिक वगैरह जो कि बघेलखंड भूभाग वाले भूभाग पर रूल करते थे। ये दमोह जिले की हटा तहसील में बात्यागढ़ में पाए गए 2 अभिलेखों में खरपरिकों के पूर्वजों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। परिवर्चक राजवंश जो कि बघेलखंड पर रूल करता है, इसमें नरपहस्तीन के ताम्रफलक हमें प्राप्त हो जाते हैं। 18 वन राज्यों का उल्लेख अगर किसी गुप्त राजा ने किया है तो वह है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने इन 18 वन राज्यों को पराजित किया था और मध्य प्रदेश वाले बड़े भूभाग पर एक अपना एक आधिपत्य या कहें कि एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया, अपने नाम की छाप छोड़ दी। उनमें से एक ढबाल था या डहाल भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं वर्तमान का मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से प्रसिद्ध जबलपुर। और जबलपुर के पास प्रसिद्ध है एक मनमोहक जलप्रपात। हम बात कर रहे हैं बेड़ाघाट त्रिपुरी की। कालांतर में यहां पर एक राजवंश और पढ़ेंगे, वो मध्य प्रदेश वाला पार्ट होगा, कलचुरी डायनेस्टी। तो आप देखें कि चंद्रगुप्त ने अपने पिता के भांति एक बड़े साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध था। ये एक उच्च कोटि का कवि था और ये कविराज के नाम से कविताएं लिखा करता था।
महान साहित्य कला का प्रेमी के नाम से इसको जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीणा बजाने में बड़ा एक्सपर्ट था। अगर प्रश्न आ रहा है कि कौन सा शासक वीणा बजाने में, गुप्त शासक, बड़ा एक्सपर्ट था, तो वह है समुद्रगुप्त। उसने, यह कहे कि उसके जो कॉइन थे उन पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त के दरबार में भी कहीं कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था, जिसको लेकर मैं आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। और श्रीलंका के शासक जो मेघवर्मन थे, उन्होंने गया बिहार में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति भी और कहे कि अपने दूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति प्राप्त कर उसने गया बिहार में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। ये था श्रीलंका का शासक मेघवर्मन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि मेघवर्मन ने कौन से गुप्त राजा से अनुमति प्राप्त कर बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, तो आप आंसर कर सकते हैं। यहां पर एक लंबा चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है गुप्त राजा का। चले, तो सबसे पहले आर्यव्रत यानी कि 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी इसने। आर्यव्रत यानी कि संपूर्ण भारत का वह भूभाग जो आप नहीं देख पाते आप। चलिए, तो आर्यव्रत का निर्माण किया जाए और इससे आपको समझाया जाए, बड़ी आसानी होगी समझने में। मानचित्र बनाते समय भारत का मानचित्र पूर्ण रूप से सुसंयोजित और परफेक्ट बनाना सीखे। अब हम आर्यव्रत की बात कर रहे हैं, तो चलिए आर्यव्रत वाला क्षेत्र बना लेते हैं और यहां से हम ये वाला पार्ट हटाएंगे थोड़ा सा। तो ये था आर्यव्रत, और आर्यव्रत के 9 राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की, जिन्हें समुद्रगुप्त ने परास्त कर दिया, इनको नष्ट कर दिया। इनमें आप देखिए तो रुद्रदेव, नागादत्त, चंद्रवर्मन, नागसेन, अच्युदत्त, नंदी, बलवर्मन और गणपति नाग। 8वीं राज्यों पर भी विजय का इसका उल्लेख हमें मिलता है। दक्षिण के 12 राज्यों को भी इसने जीता था। तो लिखे 9 आर्यव्रतों पर विजय। आप 9 में कौन कौन से हैं लिखे। रुद्रदेव, अब यहीं बाहर लिख ले तो लिख लो आप, मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट है ना रुद्रदेव, दूसरा आप लिखे नगादत्त, तीसरा आप लिखे नागदत्त, वो नगादत्त ये नागदत्त है ना। चौथा आप लिखे चंद्रवर्मन, पांचवा आप लिखे बेटा नागसेन, छठवा आप लिखे अच्युत, सातवां आप लिखे नंदीन, और 8वां में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर 8वां लिख ले बलवर्मन, वर्मन, और 9वां लिखे बेटा आप गणपति नाग। विदिशा से इसका सिक्का प्राप्त होता है गणपति नाग का, याद रख लीजिएगा, है ना। कहाँ से? विदिशा मध्य प्रदेश से। तो इस तरह से 9 आर्यव्रतों पर विजय प्राप्त की। 18 8वीं राज्यों पर विजय प्राप्त की। कितने? 18 8वीं राज्यों पर विजय प्राप्त की। दक्षिण के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। दक्षिण के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो इस तरह से समुद्रगुप्त एक बड़े कुशल शासक थे। आप इसमें देखिए 12 जो थे उसमें आप देखिए तो ये तीसरी कोटि में दक्षिण के 12 राज्य आते हैं। ये समुद्रगुप्त की तीसरी कोटि की दक्षिण विजय कहलाती है। इसमें आप कौशल का महेंद्र, महाकंतर का व्याघ्रराज, कौशल का मंतराज,
पिस्टूर का महेंद्रगिरी, कट्टोर का स्वामित्व, एरंदपल छठवा, एरंदपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, ये नाम याद रख लीजिएगा, अवमुक्त का नीलराज नौवा, वेंगी का हस्तिवर्मन 10वां, पलक्क का उग्रसेन 11वां, देवराष्ट्र का कुबेर और 12वां कुरुस्थलपुर का धनंजय। इन सभी शासकों को इसने परास्त कर दिया था। और इन राजाओं को हराने का जो विवरण प्राप्त होता है वह इलाहाबाद प्रशस्ति से प्राप्त होता है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसी तरह उत्तरी राज्य पर भी समुद्रगुप्त ने अपनी विजय उनको जारी रखा। एक कुशल और बड़े ही साम्राज्यवादी राजा थे समुद्रगुप्त। ध्यान देने वाली बात यह है कि समुद्रगुप्त फुर्सत के क्षणों में बार बार याद दिलाऊंगा कि मध्य प्रदेश के एरहन में आते थे। समुद्रगुप्त के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह एक बहुत बड़ा गीतकार था, संगीतज्ञ था और एक बड़ा सेना नायक भी था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। किसने कहा है? स्मिथ ने। किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। और यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि कौन से गुप्त राजा को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हिंद का नेपोलियन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी के कलचुरी राजा कर्णदेव को कहा जाता है। हिंद का नेपोलियन, हिंद का नेपोलियन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी शाखा के कलचुरी राजा कर्णदेव को कहा जाता है। लक्ष्मी कर्ण जिसका पूर्ण नाम है। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है तुम लोगों का अब यहां पर समुद्रगुप्त का। धार्मिक नीतियों का भी बड़ा उपासक शासक है ये। धार्मिक सहिष्णुता की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त ने आश्वयज्ञ प्रारंभ कर वैदिक धर्म के प्राचीन परिपाटी को शुरू किया था। जो वैदिक कल्चर में आश्वमेघ यज्ञ जो चलते थे, जो आपने शुंग राजाओं के समय पर भी पढ़े थे, उस वैदिक कल्चर को फिर से शुरू करते हैं समुद्रगुप्त। और यह प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे और आपको आंसर करना होगा समुद्रगुप्त। इसने बौद्ध धर्म, इसके समय पर अगर देखें तो बौद्ध धर्म को इसने एक अच्छा खासा संरक्षण प्रदान किया। जैन और बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा उपासक था ये। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा गुप्त राजा जैन और बौद्ध धर्म का उपासक था। जैन और बौद्ध धर्म। और इसी के समय, क्योंकि देखो उपासक था इसीलिए इसके समय पर फलते फूलते रहे ये। और इसने एक बौद्ध विहार भी बनवाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि एक अच्छा शासक था ये। और इसकी जो भी मूर्तियां प्राप्त होती हैं या कहें कि जो कॉइन मिली है, मुद्राएं जो प्राप्त हुई है, उनमें गरुड़ की मूर्ति अंकित है। किसकी? गरुड़ की मूर्ति इसकी मुद्राओं पे। गरुड़ की मूर्ति किसकी मुद्राओं पे? समुद्रगुप्त की। याद रखिए, एग्जाम में बार बार प्रश्न आएगा और बार बार आपसे यही पूछा जाएगा। तो इस तरह से एक कुशल शासक को आपने पढ़ा। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में आपको बता दिया। व्याघ्र से जो कि परिवारचक राजा था जिस पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, इसका उल्लेख जो है नचना और गंज में उल्लेखित व्याघ्र के रूप में मिलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति के द्वारा गुप्त राजाओं द्वारा कबीलों की सूची में अभीरों का नाम भी है। अभीर जो कि निमाड़ वाले भूभाग या कहें कि वर्तमान का जो असीरगढ़ है इस समय, या कहें कि असीरगढ़ वाला जो पार्ट है इस पर ये रूल करते थे। यानी कि खानदेश के अभीर शासकों का यहाँ पर विवरण प्राप्त होता है। इसके समय काल पर आप देखें तो मालवा, गुजरात, काठियावाड़ और छत्रप कहलाने वाले शकों पर भी इसने आक्रमण किया। शक शासक रुद्र तृतीय को इसने मार डाला और उसके साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में विलीन कर लिया, यानी कि इंक्लूड कर लिया, मिला लिया। चंद्रगुप्त की सेनाएं मालवा, गुजरात में उस समय व्यस्त थी। दक्षिण भाग में विश्वसनीय सहयोगी प्राप्त करने के लिए उसने वाकाटाको से एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटाक युवराज रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया।
और मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में आपको यह बताया जाता है कि प्रभावती की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ कर दी। आर्त का अनर्थ यानी कि घोर अनर्थ कर दिया जाता है, पुत्री का विवाह पिता के साथ करा दिया गया है मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में। अरे थोड़ा सा संयम बरत लो, अगर इतना इतना गलत गलत पढ़ोगे तो इंटरव्यू में भी बाहर हो जाओगे, और क्या तो मेंस में लिखोगे और क्या तो प्रीलिम्स में आप राइट आंसर करके आओगे। चलिए खैर यहां पर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे और अच्छे से समझ में आने वाला है आपको।